हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर बुक एनसीईआरटी एंड आरडी शर्मा। मतलब कि जो सीरीज है पूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, ये बात आपको पता है। ये हमारी पूरी साइंस टीम है और हम आपसे क्या बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं हम होंगे कामयाब कहां पर, अपने एग्जाम्स में। भाई आपको पता है कि हर एक फैकल्टी ने बहुत ही स्पेसिफाइड अच्छी सीरीज आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करी हुई है। तो मैं यही बोलूंगा कि सारी सीरीज को आप अच्छे से फॉलो करें एंड फुल मार्क्स स्कोर करें अपने एग्जाम में। भाई जो भी मैग्नेट ब्रेन्स के स्टूडेंट हैं सब फर्स्ट आए, सेकंड कोई आए ही नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था, तो हमने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था एनसीईआरटी से। उसके कुछ एक्सरसाइजेस भी हमने सॉल्व कर ली हैं और अब हम आते हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अपनी बुक आरडी शर्मा में आजमाने के लिए कि भाई अगर इसके क्वेश्चंस उठकर आ गए तो हमसे बन पाएंगे या फिर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, अब जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर एनसीईआरटी में है वो पूरा एक चैप्टर में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, फैक्टोरियल सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन यहां पर आरडी में परम्यूटेशन के लिए एक अलग चैप्टर बना हुआ है, कॉम्बिनेशन के लिए एक अलग चैप्टर बना हुआ है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं एंड जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखकर करो। और अगर इससे पहले के आपने वीडियोस देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को जाकर देखिए और फिर यहां पर आकर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, तो क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने परम्यूटेशंस फ्रॉम द बुक आरडी शर्मा। इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहां पर कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अब यहां पर मैं कॉन्सेप्ट्स आपको इसलिए नहीं बताने वाला क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे और बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो अगर इससे पहले की वीडियोस आपने देखे हैं तो। बताओ क्या करेंगे, 20 फैक्टोरियल अपन 18 फैक्टोरियल देखते साथ आपका आंसर आ जाना चाहिए। इनटू करने में टाइम लगे वो अलग बात है, बट आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि आंसर क्या आएगा, किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट आएगा। क्या करेंगे इसमें, तो आप बोलोगे 20 फैक्टोरियल, आपको पता है भाई n फैक्टोरियल क्या होता है, तो n फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू डैश 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 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस n को मैं n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल भी बोल सकता हूं, n फैक्टोरियल को मैं n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू का फैक्टोरियल भी बोल सकता हूं। ऐसा भी बोल सकता हूं मैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, अब यहां पर 20 का फैक्टोरियल है, तो जब 20 का फैक्टोरियल है तो इसको आप क्या बोल सकते हो, तो इसको आप बोलोगे 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल। हम वहां तक इसको लिखते हैं जितना आपको नीचे दिया हुआ होता है ताकि वो कैंसल आउट हो सके। तो 18 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, 19 इंटू 20 बचेगा जो कि हो जाएगा 380 और ये आपका आंसर है। यही चीज मैं आपसे बोल रहा था कि इसको देखते साथ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट यहां पर बचने वाला है, क्योंकि 18 फैक्टोरियल तो भाई कैंसल आउट हो जाएगा। तो 20 से 18 तक पहुंचने के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो एक तो आएगा 20, एक आएगा 19। 20 इंटू 19 कितना हो जाएगा 380, वही आपका आंसर है। क्लियर है, तो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया है और सारे क्वेश्चन इजी ही लगेंगे क्योंकि कंसेप्ट तो हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अब क्या बोल रहा, कंप्यूट 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए भाई, तो पहले पॉज करो एंड कमेंट सेक्शन पर इसका आंसर बताओ कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल क्या होगा। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो 10 फैक्टोरियल, यहां पर देखना जब 2 फैक्टोरियल नीचे दिया हो ना, तो आप यहां पर ध्यान देना बड़ा वाला कौन सा है, तो बड़ा वाला 6 फैक्टोरियल। तो 10 के फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल तक पहुंचाओ, मतलब कि क्या लिखोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो गया। अब क्या करोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो भाई 4 वन जा 4 टू जा 2 वन जा 2 वन जा 3 वन जा 3 थ्री जा, तो कितना आंसर आ रहा है 7 इंटू 3 इज 21, 21 इंटू 10 इज 210। तो इसका आंसर आ रहा है भाई 210। क्लियर है, आप सभी का ये आंसर आ रहा होगा आई होप। इजी क्वेश्चन है तो इसमें गलती होने की गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब ये क्वेश्चन है भाई, ऐसा क्वेश्चन, इससे पहले वाले क्वेश्चन तो आपने देखे हुए थे एनसीईआरटी में, इस क्वेश्चन को आपने नहीं देखा है। अब यहां पर क्या बोल रहा है 6, 7, 8, 9, 10 और बोल रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू फैक्टोरियल्स।
तो अगर आपको ध्यान होगा तो हमने परम्यूटेशन का फॉर्मूला निकाला हुआ है, ठीक है। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला निकाला था, उसमें भी हमने एनपीआर को फैक्टोरियल्स में कन्वर्ट किया था। कैसे किया था अगर वो आपको ध्यान है बहुत अच्छे तरीके से, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, यहां पर भी वही आपको कॉन्सेप्ट लगाना है और ये फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा बहुत इजीली। कैसे हो जाएगा, तो आप यहां पर देखते हो भाई 10 जो बड़ा है ना उससे छोटे की तरफ चलो, ठीक। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, असेंडिंग में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में समझ में ज्यादा अच्छे से आता है। तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चलो, तो 10 के बाद 9, उसके बाद 8, उसके बाद 6, 7, उसके बाद 6। अब आपको पता है कि इसको अगर आपको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है तो 10 का फैक्टोरियल क्या होता, तो आप बोलोगे 10 का फैक्टोरियल होता 10 इंटू 9 इंटू 8 डैश 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 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब कि 6 तक तो ये है, इसमें कमी किसकी है, तो आप यहां पर ये समझ जाओगे कि अगर मैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा 10 का फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी फैक्टोरियल कंप्लीट होता है। तो आप बोलते हो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्यों बोला मैंने इसको, क्योंकि 5 फैक्टोरियल ही तो है आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आई बात समझ। तो यहां पर ऊपर नीचे आप क्या करते हो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे आप 5 फैक्टोरियल लिखे रहने देते हो। अब ऊपर हो गया पूरा 10 फैक्टोरियल, नीचे हो गया 5 फैक्टोरियल। तो ये जो अधूरा सा मल्टीप्लिकेशन था आपका, उसको आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, तो उसको आपने कन्वर्ट कर दिया फैक्टोरियल में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है किसी मल्टीप्लिकेशन को, तो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे भाई कि 10 से लेकर 1 तक, मान लो 10 को कन्वर्ट करना है, तो 10 से लेकर 1 तक पहुंचने के लिए किस किस चीजों का मल्टीप्लिकेशन मिसिंग है यहां पर, और उसी को ऊपर नीचे आप डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, और आंसर आपका आ जाएगा। जैसे यहां पर अपने देखा 10 9 8 7 6 तो है, बट 5 4 3 2 1 मिसिंग है, तो उससे हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, अपने मन से वैल्यू थोड़ी बदल सकते हैं इसकी, तो उससे डिवाइड भी कर दिया। तो आपको पता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल, तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर 10 फैक्टोरियल नीचे 5 फैक्टोरियल, पूरा ये जो है ये किसमें आ गया, फैक्टोरियल्स में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 6 8 10। तो इसको कैसे करेंगे, एक बार ट्राई करो जल्दी। तो भाई यहां पे अब क्या है, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि हर बार सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देने से काम नहीं बनने वाला। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और देखो कि यहां पर किसी का फैक्टोरियल निकाल सकते हो क्या आप। तो आपको क्या दिख रहा है, ये एक सीरीज बनती हुई दिख रही है। किसकी सीरीज दिख रही है, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, किसकी सीरीज दिख रही है, मतलब हर एक टर्म में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीरीज वगैरह तो पढ़ा होगा ना भाई। लॉजिकल रीजनिंग तो अभी सबको ही पढ़ते हैं, एनटीएससी भी आप लोगों ने दिया होगा, तो वहां पर भी लॉजिकल रीजनिंग वगैरह तो देखा होगा, वहां पर आपने सीरीज कंप्लीशन देखा होगा। और अगर कुछ भी नहीं देखा है तो भाई 2 का टेबल तो सब जानते हैं, ठीक है। तो सीरीज नहीं भी जानते हो तो 2 का टेबल आप जानते हो, तो यहां पर क्या बोलोगे, यहां पर आप बोलोगे इसको मैं बोल सकता हूं 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, बोल सकते हैं ना भाई। 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू 4 इज 8, 2 इंटू 5 इज 10, ठीक है। तो या फिर मैं इसको ऐसा बोलूं 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5। अब देखो, अगर ध्यान से देखो तो सारे 2 को हटाकर अगर आप देखते हो तो यहां पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट चाहिए होता है हमें फैक्टोरियल में, ठीक है। तो यहां पर वो दिख रहा है आपको साफ साफ कि किसका फैक्टोरियल बन रहा है, तो 1 से लेके 5 तक जा रहा है, या फिर अगर डिसेंडिंग में देखो तो 5 से लेके 1 तक जा रहा है। मतलब इसको आप बोलोगे कि भाई 2 को हटाओ, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 को अगर मैं हटाता हूं तो उसके बाद ये बन रहा है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या फिर आप बोल सकते हो 2 की पावर 5 इंटू 5 का फैक्टोरियल।
2 की पावर 5 इंटू 5 का फैक्टोरियल, ये है आपका आंसर। आपको एक फैक्टोरियल यहां पर क्रिएट करना था और आपने वो फैक्टोरियल क्रिएट कर दिया। और किसका फैक्टोरियल क्रिएट किया है? 5 का। एक्चुअल में तो यहां पर आपने कुछ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं किया, बस आपने थोड़ा सा चीजों को अलग तरीके से लिख कर देखा और आंसर आ गया। तो क्लियर है क्या आंसर आ रहा है? 2 की पावर 5 इंटू 5 का फैक्टोरियल। फाइंड द एलसीएम ऑफ, अब देखो नॉर्मल नंबर्स का एलसीएम तो सब निकाल लेते हैं, लेकिन यहां पर आपसे बोला जाए कि फैक्टोरियल्स का एलसीएम निकालना, भाई 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, तो इसका एलसीएम कैसे निकालोगे आप? तो आप यहां पर देखते हो 4 फैक्टोरियल एक नंबर है, दूसरा नंबर है 5 फैक्टोरियल, उसको लिख सकता हूं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तीसरा नंबर है 6 फैक्टोरियल, तो उसको मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। मतलब सारे के सारे नंबर 4 फैक्टोरियल से तो डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 फैक्टोरियल तो इसका क्या है? एचसीएफ है। ठीक है, अगर एचसीएफ भी पूछा जाता तो जो कॉमन आता है वो एचसीएफ भाई 4 फैक्टोरियल है। और एलसीएम की बात की जाए तो जो कॉमन आ रहा है उसको सिर्फ एक बार लिखोगे, जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको सिर्फ एक बार लिखोगे ना आप। एलसीएम निकालते तो आता है भाई, एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप बोलोगे इन सबको मैं लिखता हूं भाई, 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आपके पास जो कॉमन आते हैं उनको आप एक बार लिखते हो, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को एक बार लिखा, मतलब 4 फैक्टोरियल। उसके बाद बाकी जो बचे हुए हैं वो कौन से? तो एक है 6, एक है 5, तो उनको भी लिख दो। तो आपका ये कितना हो जाएगा? तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी जो एलसीएम आएगा वो होएगा 6 फैक्टोरियल। तो एचसीएफ आ रहा है 4 फैक्टोरियल और एलसीएम आएगा 6 फैक्टोरियल। ये पता है ना आपको? जब हम एलसीएम निकालने के लिए आते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए तो भाई जो कॉमन आ रहे हैं वो अकेला आपका एचसीएफ है, और एलसीएम निकालने आओगे तो भाई जो भी हाईएस्ट पावर आ रही है, ठीक है, उसको आप यहां पर लिख देते हो। मतलब कि यहां पर 4 तीनों जगह आ रहा है, 3 तीनों जगह आ रहा है, 2 तीनों जगह आ रहा है, 1 तीनों जगह आ रहा है, तो उसको एक बार लिख दिया आपने। उसके बाद यहां पर 5 तीनों जगह आ रहा है, तो 5 को भी एक बार लिख दिया। 5 दो जगह आ रहा है और एक जगह 6 भी आ रहा है, तो जितने भी नंबर आ रहे हैं सबकी हाईएस्ट पावर्स को आप मल्टीप्लाई कर देते हो। तो यहां पर वो आपने कर दिया, तो फाइनल आंसर कितना है? 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल आपका एलसीएम है और एचसीएफ है 4 फैक्टोरियल। कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, कभी एचसीएफ पूछ सकते हैं, कभी एलसीएम पूछ सकते हैं। ठीक है, इजी है, ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन अगर पहली बार देखो तो कई बार ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है भाई? 1/9 फैक्टोरियल, 1/10 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/11 फैक्टोरियल बोल रहा है फाइंड x। तो यहां पर देखते हैं कैसे करेंगे इसको। 1 फैक्टोरियल बोलो या 1 बोलो एक ही बात है, 1 ही होती है इसकी वैल्यू। 1/9 प्लस 1/10 इक्वल्स टू x/11। तो मैं क्या करता हूं, 11 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, इस 11 फैक्टोरियल को इन दोनों के ऊपर भेज देता हूं। तो ये हो जाता है 11 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल प्लस 11 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x। अब 11 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, प्लस यहां पर लिख सकते हो 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल, आंसर आ रहा है x। 10 इंटू 11 इज 110 प्लस 11, तो यह जाएगा 110 प्लस 11 यानी कि 121। किसकी वैल्यू? x की। x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 121। कैसे आ रही है? तो ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है हमने एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से। क्या आ रहा है यहां पर? आप बोलोगे 1 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल। आपने क्या किया है, जो 11 फैक्टोरियल है इसको दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, ठीक है, यहां से पहुंचा दिया वहां पर, और x की वैल्यू निकालने के लिए फिर नॉर्मल फैक्टोरियल्स को आपने डिवाइड किया, आंसर आया 121। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड n इफ n प्लस 2 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2550 इंटू n फैक्टोरियल। तो आपने बोला कि भाई n निकालना है, तो मैं यहां पर लिखता हूं 2550 इक्वल्स टू n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, या इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूं, तो मैं लिखता हूं n प्लस 2 n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल
एक एक कम करते जाओ भाई, जैसे n के बाद n-1 आता है, फिर n-2 आता है, वैसे ही n+2 के बाद n+2-1 यानी कि n+1, n+2-2 यानी कि n, ये आएंगे। ठीक है, ये पता है आपको, एक एक कम करते जाते हैं हम। ठीक है, और नीचे n फैक्टोरियल है ही, और ये 2550। यहां पर आपके पास n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, n+2 और n+1 इक्वल्स टू 2550। अब दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो एंड देन n की वैल्यू निकालो, या फिर आप यहां पर साफ साफ देख रहे हो कि किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है 2550, किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है 2550। तो आप यहां पर क्या करोगे, आप देखोगे कि कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 2550 आएगा। तो आपको यहां पर समझ में आएगा कि अगर आप 50 इंटू 51 करते हो तो यह आ जाएगा भाई 2550। मतलब 50 और 51 दो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर कितना आता है 2550। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि n+2 और n+1 जो होंगे वो 50, 51 और 50 का मल्टीप्लीकेशन होंगे। तो भाई किसी भी एक को इक्वेट कर दो, दोनों को ही कर लो चाहो तो, n+2 को 51 से, क्योंकि बड़ा वाला नंबर है वो, तो n की वैल्यू 49। अगर आपको n+1 को करना है तो n+1 छोटा है तो उसको 50 से इक्वेट, n की वैल्यू 49। तो किसी को भी इक्वेट करो, n की वैल्यू एक ही आएगी और वो कितनी निकल कर आ रही है 49। क्लियर है? तो क्या किया आपने इस क्वेश्चन में भाई, तो यहां पर n+2 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2550 इंटू n फैक्टोरियल। तो आपने यहां पर क्या बोला, 2550 को यहीं रखा, n फैक्टोरियल को नीचे लेके गए, तो n+2 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल हो गया। n+2 फैक्टोरियल को आपने बोला n+2 इंटू n+1 अप टू n फैक्टोरियल, एक एक कम करते गए अपन, है ना। नीचे भी n फैक्टोरियल आ गया, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल को आपने कैंसिल आउट कर दिया, ऊपर बचा n+2 इंटू n+1 इक्वल टू 2550। n+2 और n+1 को आपने बोला, n+2 होता है भाई 51 और 50, क्यों? क्योंकि 2550 जो होता है दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, और वो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं 51 और 50। यहां पर भी दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, एक का डिफरेंस है। आपने बड़े वाले नंबर को 51 और छोटे वाले नंबर को 50 से इक्वेट करवाया, n की जो वैल्यू आई वो 49 निकल कर आई। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है भाई, इफ n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल आर इन द रेशियो 2:1, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इजी क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा एक बार आप लोग इसे पॉज करें और फिर क्वेश्चन का आंसर दें मुझे कि क्या आ रहा है भाई। n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल, इसको ऊपर रखोगे, अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2/1, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, वो बोल रहा है। तो भाई यहां पर आपको क्या करना है, तो पहले तो n फैक्टोरियल, इसको हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल्स टू 2/1। तो भाई 4 का फैक्टोरियल आप ओपन करते हो तो इसको आप लिखते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। n-2 के फैक्टोरियल को नीचे आप और कम करना चालू करते हो तो आप लिखते हो n-2 इंटू n-3 इंटू, वहां पर नीचे n-4 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और ऊपर एक n-4 का फैक्टोरियल चल ही रहा है, और इक्वल्स टू कितना है, 2:1 है। n-4 के फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गए, यहां पर 2 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। आपने बोला 4 इंटू 3 मतलब कि 12 इक्वल्स टू, ये n-2 और n-3 वहां जाकर 2 से मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 इंटू n-2 n-3, 2 1 जा 2 6 जा, तो आप बोलोगे n-2 और n-3 का प्रोडक्ट आ रहा है 6।
अगेन आपको दिख रहा है ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है, n-2 और n-3 कैसे कॉन्जिक्यूटिव है। आपके पास भाई पूरी चॉइस है, आप चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके सॉल्व कर लो, या फिर यहां पर देखो कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है और 6 जो होता है वो भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, और वो जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो होते हैं 2 and 3। 2 into 3 क्या होता है 6 होता है, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे n-2 n-3 इक्वल्स टू 2 into 3। n-2 को 2 से इक्वेट करो तो n की वैल्यू 4, और n-3 को 3 से इक्वेट करो तो n की वैल्यू 6 आ रही है। तो n जो है या तो वो 4 है और n इक्वल्स टू कितना है 6 है। तो n की दो वैल्यूज यहां पर पॉसिबल हैं, या तो 4 होगा या फिर वो 6 होगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखो भाई, अगर 4 होता है तो n-4 मतलब कि 0 का फैक्टोरियल डिफाइंड है, कोई दिक्कत की बात नहीं वहां पर। n-2 मतलब कि 4-2 मतलब 2 का फैक्टोरियल भी डिफाइंड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6-4 और 6 ठीक है, दोनों ही तरीके से डिफाइंड हो जाएगा। कोई भी तरीका ऐसा नहीं हो रहा है जिसमें कि n की वैल्यू रखने पर हमें कोई नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल मिल जाए। 0 के फैक्टोरियल तक तो हम काम चला लेते हैं भाई, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, वो डिफाइंड है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मतलब कि 0 फैक्टोरियल चीजें बन सकती हैं। लेकिन अगर यहां पर कोई ऐसा होता कि भाई n की वैल्यू 4 है और यहां पर 4-5 का फैक्टोरियल बन रहा होता, यहां पर -1 का फैक्टोरियल बन जाता, तो उसको हम नहीं सॉल्व कर सकते थे। तो यहां पर उस वैल्यू को हमको हटाना पड़ता, सिर्फ दूसरी वाली वैल्यू जिसमें ये डिफाइंड चीजें ही हमें मिल रही होती हैं उसको हम यहां पर यूज करते, ठीक है। बट यहां पर दोनों ही चीजों में डिफाइंड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर दोनों आंसर आ सकते हैं, n=4 भी और n=6 भी। क्लियर है। तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने, तो आपको बोला गया था भाई n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल का जो रेशियो है वो 2:1 है। तो n की वैल्यू निकाल कर बताओ। तो हमने बोला ठीक है भाई, n की वैल्यू निकाल लेंगे 2 मिनट के अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ। n-2 के फैक्टोरियल को आपने लिखा n-2 n-3 इंटू n-4 का फैक्टोरियल, और रेसिप्रोकल करके ऊपर पहुंचा दिया। जो चीजें कैंसिल आउट हो रही थी कैंसिल आउट करी, फाइनल आंसर जो आ रहा था वो n-2 इंटू n-3 इक्वल टू 6 आ रहा था। तो यहां पर हमने बोला कि भाई ये भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है, जहां पर दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से होंगे, तो 2 into 3 होगा। छोटे वाले नंबर ओके, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई है कि छोटा जो होगा वो n-3 होगा। n-3 को हमें 2 से इक्वेट करना पड़ेगा। देखते हैं भाई आंसर अलग आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो n-3 को मैं 2 से इक्वेट करता हूं तो n की वैल्यू 5 आती है, बिल्कुल सही। यहां पर दोनों में सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। और n-2 को, क्योंकि यहां पर छोटा नंबर जो है मैंने गलती ये कर दी, n-2 को छोटा बोल दिया तो n-2 को 2 से इक्वेट कर दिया तो अलग आंसर आने लगा। बट एक्चुअल में देखा जाए तो भाई जब 3 में माइनस कर रहा हूं n से, तब वो छोटी वैल्यू बनाएगा ना। तो n-3 को आप 2 से इक्वेट करोगे तो आंसर 5 आएगा, और n-2 को आप 3 से इक्वेट करोगे तो आंसर फिर भी 5 आएगा। तो दोनों ही केसेस में हो जाता है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी में ऐसे आगे पीछे निकल जाते हैं अपन, बट दोनों ही केसेस में आंसर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, और 5 एकमात्र इसका आंसर होगा जो दोनों को सेटिस्फाई भी कर रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात यहां पर नहीं है। तो बस यहां पर यह ध्यान देना है कि छोटा नंबर कौन सा है और बड़ा नंबर कौन सा है। n-3 छोटा होगा, उसको आपको छोटे वाले नंबर से 2 से इक्वेट करना होगा, और n-2 बड़ा होगा, उसको आप बड़े वाले नंबर 3 से इक्वेट करोगे। दोनों ही उसमें आंसर जो है वो 5 आ रहा है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट। तो यहां पर ये प्रूव करने को बोल रहा है कि 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल प्लस 1/11 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 122/11 फैक्टोरियल। तो हम बोलते हैं ठीक है, कर देते हैं प्रूव, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात है क्या, नहीं है। यहां पर आप LHS लेकर चलते हो, 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल प्लस 1/11 फैक्टोरियल। आपको पता है कि भाई 9, 10 और 11 के फैक्टोरियल का एलसीएम क्या आएगा, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर के एलसीएम्स लेने पड़ते हैं, तब जाकर हम इसको ऐड कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि इससे पहले जो आपने क्वेश्चन देखा था 4, 5 एंड 6 का फैक्टोरियल, तो उसमें जो आंसर आ रहा था, जो एलसीएम आ रहा था, वो 6 का फैक्टोरियल आ रहा था, जो बड़ा वाला नंबर है। तो यहां पर भी जो एलसीएम आएगा वो 11 का फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, यहां पर एलसीएम क्या होगा 11 फैक्टोरियल। तो अगर मैं सबका
डिनोमिनेटर 11 फैक्टोरियल लेता हूं, तो 9 के टेबल में 9 के फैक्टोरियल में मुझे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 11 का फैक्टोरियल आएगा? तो 9 के फैक्टोरियल मुझे 10 और 11 दोनों के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरा जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? 11। तो यहां पर मैं बोलता हूं 10 इंटू 11 आपको करना पड़ेगा, प्लस 10 के फैक्टोरियल में आपको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 11 का फैक्टोरियल आएगा? तो इसमें एक नंबर कम है, वो कौन सा है? 11। तो आपको 11 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 11 के फैक्टोरियल में तो कुछ मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, सिर्फ 1 मल्टीप्लाई कर दो, 11 का फैक्टोरियल आएगा, तो 1 इंटू 1 करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 11 इज 110 प्लस 11 प्लस 1 अपॉन 11 फैक्टोरियल, यानी कि 122 अपॉन 11 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर, यही आपको प्रूव करना था। बहुत आसानी से आपने प्रूव कर दिया। तो क्लियर है? क्या किया? बस आपको यहां पर यह पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल्स में आपको एलसीएम कैसे लेना होता है, और अगर वो पता है आपको तो फिर आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर आपने क्या बोला? 9, 10 और 11 का जो फैक्टोरियल है, इसका जो आंसर आएगा, इसका जो एलसीएम आएगा वो 11 फैक्टोरियल आएगा। तो हमने यहां पर 11 फैक्टोरियल को डिनोमिनेटर बना लिया। देन 9 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 फैक्टोरियल के आसपास पहुंचेगा, वो आसपास नहीं, 11 फैक्टोरियल के इक्वल पहुंचेगा। तो 9 का फैक्टोरियल में सब कुछ है, बस 10 और 11 नहीं है। तो 10 इंटू 11 कर दूंगा तो 11 फैक्टोरियल बन जाएगा। सिमिलरली 10 के फैक्टोरियल में 11 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 11 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो मैंने 1 से भी वही सारी चीजें मल्टीप्लाई करी, और 11 का फैक्टोरियल तो वैसे ही है, तो 1 एज इट इज यहां पर उतार दिया, सबको ऐड किया तो 122 आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। तो अब क्या बोल रहा है? कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू फैक्टोरियल्स। तो इसको हमें फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो क्या दिया हुआ है? n+1 n+2 n+3 अप टू 2n। तो अप टू 2n आपको ये दिया हुआ है कहां से? n+1 से। यानी भाई आपने बोला 2n तक ये है, कहां से है? n+1 से। अब इसके आगे अगर मुझे जाना होगा तो n+1 -1, यानी कि मुझे क्या करना होगा? तो मुझे n, यहां पर मैं दूसरे कलर से लिखता हूं जो मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो n n-1 n-2 अप टू डैश 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 1 तक मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। डिनोमिनेटर में उतने ही मल्टीप्लाई करना होगा, n n-1 n-2 डैश 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 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो बेसिकली यहां पर अगर आप देखोगे तो ये किसका फैक्टोरियल है? आप n के फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हो। तो ऊपर बन जा रहा है 2n का फैक्टोरियल और नीचे बन जा रहा है n फैक्टोरियल। तो ये होगा आपका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बड़े आराम से ये सॉल्व हो जाता है। क्या बोला था आपको? n+1 n+2 n+3 अप टू 2n। तो आपने इसको उल्टा लिखा, 2n से लेकर n+1 तक, एंड देन आपको पहुंचना था 1 तक, ताकि फैक्टोरियल को आप कंप्लीट कर सको। तो आपने बोला n+1 के बाद एक माइनस करूंगा तो n आएगा, n में एक माइनस करूंगा तो n-1, और ये जाएगा 1 तक, मतलब कि वो क्या है? n का फैक्टोरियल। तो n के फैक्टोरियल से ऊपर और नीचे आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, और फाइनल आंसर आया 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। क्लियर है? अब यहां पर बोल रहा है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n इंटू n-1 इंटू n-2 डैश 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 अप टू n-r-1। ये हमें प्रूव करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आप ये बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि ये क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर मैं n फैक्टोरियल को मैं पूरा खोलकर एक्सपेंड करके लिखता हूं उसको, ठीक है, तो n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो n इंटू n-1 इंटू n-2 डैश 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 इंटू n-r इंटू n-r से पहले अपन देखते हैं, मतलब r कोई भी एक वैल्यू हो बीच की, तो n-r से पहले क्या आएगा? तो आएगा n-r+1 इंटू n-r का फैक्टोरियल। ऐसा लिख सकता हूं मैं, n n-1 n-2 n-r+1, मतलब इस n-r से एक ज्यादा वाला नंबर है ये, इंटू n-r का फैक्टोरियल। अभी r कुछ भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक एक सब्ट्रैक्ट करके वहां तक पहुंच सकता हूं। ठीक, और डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में n-r का फैक्टोरियल।
तो यहां पर n माइनस आर के फैक्टोरियल से n माइनस आर का फैक्टोरियल कैंसिल, तो कितना बच रहा है ये, तो ये बच रहा है n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू डैश डैश डैश, कहां तक जा रहा है, तो n माइनस आर प्लस वन, जिसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो n माइनस आर माइनस वन, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो 2 लाइन का है भाई, बस ये बहुत बड़ा सा दिख भली सकता है, लेकिन हमें अगर कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है सारे, तो इसका कुछ भी नहीं होना बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक, क्या बोला इन्होंने, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल को ये प्रूव करना है, तो हमने तो इसको ध्यान में नहीं दिया। हमने बोला n फैक्टोरियल और n माइनस आर का फैक्टोरियल अगर मुझे इसे सिंप्लीफाई करना होता तो मैं क्या लिखता, n में एक एक सब्ट्रैक्ट करते जाओ भाई, तो n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू, और अगर मुझे n माइनस आर के फैक्टोरियल तक पहुंचना है तो उससे पहले वाला नंबर जो भी होगा वो n माइनस आर से एक ज्यादा होगा। जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अगर 5 का फैक्टोरियल तो 4 से पहले वाला नंबर 4 से एक ज्यादा होता है, 3 से पहले वाला नंबर 3 से एक ज्यादा होता है। तो अगर n माइनस आर के फैक्टोरियल तक पहुंचना है तो इससे पहले वाला नंबर जो होगा वो इससे एक ज्यादा होगा, n माइनस आर प्लस वन होगा। तो आपने n माइनस आर का फैक्टोरियल उसके बाद लिखा और इन दोनों को कैंसिल आउट किया और फिर यहां से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो n माइनस आर माइनस वन के इक्वल हो गया वो, और यही हमको प्रूव करना था। क्लियर है? ठीक है भाई। अब यहां पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्वेश्चन है, और ये आपको पता है कि कौन सा प्रिंसिपल होता है, क्या करना पड़ता है। यहां पर कुछ नहीं, वैकेंट स्पेसेस देखो, उसको कैसे फिल करवाने के वेज होंगे वो सब आप यूज करो और आंसर दे दो यहां पर। ठीक है, फॉर्मूला यूज नहीं करना है। अ रूम हैज 6 डोर्स, इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर द रूम थ्रू वन डोर एंड कम आउट थ्रू अ डिफरेंट डोर। मतलब कि एक रूम में 6 डोर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने वेज में एक आदमी जो है वो एक डोर को एंटर करेगा और दूसरे डोर से बाहर निकल सकता। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये है तो बहुत इजी, लेकिन ये मैक्सिमम लोगों से गलती करवा देता है। मैंने यही बोला ना कि अगर आपने छोटे छोटे क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस नहीं किए और इसके क्वेश्चंस उठ के आ जाए तो इतने लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं वो कि आपके कंसेप्ट्स को ना अच्छे एकदम डीपली जाकर शेक कर देते हैं, हिला देते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब आपको ये देखना है भाई कि 6 डोर हैं, तो आपने 6 स्पेसेस बना दी, ठीक है, लेकिन इसको फिल कैसे कर सकते हैं? तो इसको फिल करने का कोई तरीका ही नहीं है आपके पास। एक्चुअल में अगर देखा जाए ना यहां पर, तो यहां पर 2 स्पेसेस हैं आपके पास। कौन सी पता है आपको? एक है एंटर की और एक है एग्जिट की। मतलब कि आपने यहां पर ध्यान दिया कि 6 डोर हैं, 6 स्पेसेस आप बना दोगे जनरली, ठीक है, तो डोर के लिए बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिल करने के लिए वो 6 स्पेसेस के लिए आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि बोल कह रहा है कि एक रूम जो है उसके पास 6 डोर हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर, कितने तरीकों से वो उसके अंदर जाएगा और दूसरे डोर से वापस आएगा। मतलब कि अगर एक डोर से वो एंटर किया तो उससे वापस नहीं आ सकता, उसके बाद उसको कोई दूसरा डोर चूज करना पड़ेगा वापस आने के लिए, बाहर आने के लिए। ठीक है, मतलब कि अगर यहां पर आपने डोर्स बनाए सारे, ये टोटल 6 डोर्स हैं, आदमी यहां से अंदर गया तो बाहर आने के लिए इसको कोई इन 5 में से कोई डोर चूज करना होगा, इस डोर से वो वापस नहीं आ सकता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब कि जब वो अंदर जा रहा था तो उसके पास सेलेक्ट करने के लिए कितने डोर्स थे? तो 6 पूरे डोर्स थे। तो एंट्री के लिए उसके पास कितने ऑप्शंस हैं? तो 6 ऑप्शंस है। कोई सा भी एक डोर से अंदर जा सकता है, हो सकता है यहां से जाए, हो सकता है यहां से चले जाए। बट अब जब बाहर आना है तो आप बोलोगे कि भाई जब बाहर आना है तो वो उस डोर को यूज नहीं कर सकता जहां से उसने एंटर किया था, तो अब वो उसके पास कितने ऑप्शंस बचे जिनसे वो बाहर आ सकता है? तो अब उसके पास बाहर आने के लिए 1 2 3 4 5 ऑप्शंस बचे। तो यहां पर आप बोलोगे एग्जिट के लिए कितनी स्पेसेस हैं? 5, मतलब कितने ऑप्शंस हैं? 5। तो एग्जिट की स्पेस को 5 और एंटर की स्पेस को 6 लोग फिल कर सकते हैं, 6 डोर्स। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे आपके 30 वेज। बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है, लेकिन हम यहां पर गलती क्या कर देते हैं? हम ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं, सोचते इसको उस तरीके से नहीं है जैसा हमको सोचना चाहिए। इसलिए इस टाइप के भी क्वेश्चंस मैंने यहां पर रखवाए हैं ताकि भाई कोई भी टाइप का क्वेश्चन आए आपको कभी भी दिक्कत ना आए उसको सॉल्व करने में। इसलिए जरा सा भी पोर्शन स्किप मत करना, इस वीडियो को पूरा देखना।
ठीक, तो आपने बोला भाई कि टोटल 6 डोर हैं, जिससे वो अंदर जाए उससे बाहर नहीं आना है, तो अंदर जाने के लिए 6 ऑप्शंस हैं और बाहर आने के लिए 5 ऑप्शंस हैं, तो टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 30 वेज बचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ मंथली टेस्ट द टीचर डिसाइड्स दैट देयर विल बी 3 क्वेश्चंस, वन फ्रॉम ईच ऑफ एक्सरसाइज 7, 8 एंड 9। यहां पर कितने क्वेश्चंस होंगे, टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे, 3 एक्सरसाइज 7, 8 और 9, तो उसमें से एक एक क्वेश्चन सबसे लेना है आपको। इफ देयर आर 12 क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 7, ठीक है, तो यहां पर एक्सरसाइज 7 लिख दो, यहां पर 8, यहां पर 9 का क्वेश्चन। हर एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन होना जरूरी है। ठीक, अब हमको बोला गया कि भाई एक्सरसाइज 7 में 12 क्वेश्चन हैं, तो इस स्पेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं आपके पास, तो आप बोलोगे कि इस स्पेस को फिल करने के लिए आपके पास टोटल 12 क्वेश्चन है, उनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन आप चूज कर सकते हो और यहां पर आप उसको रख सकते हो, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस 12 हो गए। देन एक्सरसाइज 8 में 18 है ना, नहीं सॉरी एक्सरसाइज 8 है, 8 में कितने क्वेश्चन है, 18। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8 वाले जो स्पेस है उसको फिल करने के लिए आपके पास टोटल कितने ऑप्शंस हो गए, तो वहां पर ऑप्शंस हो गए आपके पास 18, तो यहां पर आप 18 लिखोगे। इन 18 क्वेश्चंस में से कोई सा भी एक क्वेश्चन यूज कर सकते हो। और एक्सरसाइज 9 में क्वेश्चंस भी 9 है, तो यहां पर कितने ऑप्शंस हो गए, 9। इन 9 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आप यहां पर रखोगे ही रखोगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, तो आपने बोला 12 इंटू 18 इंटू 9, तो 12 9 108 इंटू 18 आपको करना है, तो 8 8 64, 8 1 8 और 6, ठीक है, 0 0 0 हो गया ये तो, और 8 और 1 हो गया, तो ये हो गया 1944। तो टोटल कितने वेज हो गया भाई, 1944 वेज। इतने वेज में ये क्वेश्चन पेपर जो है वो सेलेक्ट किए जा सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्या बोला इस क्वेश्चन में अपन से, तो अपन से बोला गया कि 3 एक्सरसाइज 7, 8 और 9, हमारे पास हर एक एक्सरसाइज मतलब टोटल 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं और हर एक एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन होना चाहिए। तो जो 7th एक्सरसाइज है उसमें टोटल 12 क्वेश्चन हैं, तो वहां से क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन हो गए, तो 12 हो गए। देन 8 में 18 है तो 18 ऑप्शंस, 9 में 9 थे तो 9 ऑप्शंस, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हो गए, 1944। क्लियर है। अब क्या, देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन एन एग्जामिनेशन, हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर आर पॉसिबल इफ द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैव 4 चॉइसेस ईच एंड द नेक्स्ट 3 हैव 5 ईच। मतलब भाई 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आपके पास, बहुत ही सीधा सिंपल और आसान क्वेश्चन है नहीं, 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और बोल रहा है कि हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल, कितने सीक्वेंस, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ सीक्वेंस आप यहां पर जनरेट कर सकते हो। अगर पहले के जो 3 क्वेश्चन है उनमें 4 चॉइसेस है, मतलब पहला वाला आंसर देने के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, 4, दूसरे वाले की भी 4, तीसरे वाले की भी 4, और नेक्स्ट 3 जो है उनमें 5 चॉइसेस ईच हैं, तो यहां पर इसके लिए भी 5, इसके लिए भी 5 और इसके लिए भी 5। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए भाई, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये होगा 64 इंटू 125। तो कितना हो जाएगा भाई ये, 4 5 20, 4 2 8 और 2 10 और की 0 कैरी ओवर 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 4 और 1 5। अरे 500 वैसे लिख देता ना, 125 इंटू 4 आप लोग भी, ठीक है। अब क्या, 6 5 30 कैरी ओवर 3, 6 2 12 और 3 15 की 5 कैरी ओवर 1, 6 1 6 और 1 7, ये हो जाएगा 0 0 0 8। टोटल कितने वेज हो गए भाई, 8000 वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 8000। क्लियर है। तो क्या क्या किया आपने इस क्वेश्चन में, यहां पर आपने क्या किया, तो आपको बोला गया था कि भाई 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 6 जो स्पेसेस है उनको फिल करने के लिए आपके पास पहले 3 क्वेश्चंस के लिए 4 चॉइसेस हैं और बाकी के 3 क्वेश्चंस के लिए 5 चॉइसेस हैं। तो कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं इन सारे को आंसर देने के लिए, तो
पहले वाले में आप चारों में से कोई एक चूज कर सकते हो, फिर यहां पर 4 में से एक, यहां पे भी 4 में से एक, यहां पे 5 में से 5 में से 5 में से, टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए आपने सबको मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आया 8000 वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट एवरी डिजिट इज ईदर 2 और 9। क्या बोल रहे हैं यहां पर कि भाई 100 और 1000 के बीच के नंबर चाहिए आपको, और यहां पर बोल रहा है कि हर डिजिट जो है वो 2 है या फिर 9 है। तो यहां पर कितने डिजिट्स वाले नंबर्स होते हैं? तो 100 और 1000 के बीच में आप 1000 को नहीं रखोगे, क्योंकि 1000 जो वो अपर लिमिट है वो वहां पर इंक्लूड नहीं होगा। तो यहां पर ये कहां तक जाएगा? तो ये जाएगा 999 तक। तो यहां पर आपके पास टोटल वैकेंट स्पेसेस होंगे 3, क्योंकि 3 डिजिट के नंबर्स यहां पर फॉर्म होंगे 100 और 1000 के बीच में। ठीक है, अब हर एक डिजिट को या तो 2 होना है या फिर 9 होना है। तो 2 और 9 मतलब कितने डिजिट्स? इन दो डिजिट्स में से ही कोई एक वहां पर होना चाहिए। रिपीटिशन अलाउड है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो यहां पर आपने क्या बोला कि पहला वाला जो स्पेस है वो या तो 2 से फिल होगा या तो 9 से, मतलब कितने ऑप्शंस हो गए आपके पास? तो 2 ऑप्शंस हो गए। दूसरा वाला जो स्पेस है वो भी यहां पर बोल रहा है कि भाई जो भी नंबर आए वो 2 और 9 के फॉर्मेशन में ही बने हुए होने चाहिए। तो आपने बोला पहले वाले स्पेस में भी 2 ही ऑप्शन है, 2 और 9, दूसरे वाले स्पेस में भी 2 ही ऑप्शन है और तीसरे वाले स्पेस में भी 2 ही ऑप्शन है। तो यहां पर आपने कर दिया 2 × 2 × 2 यानी कि 8 वेज। तो आप देख भी लेना 1000 और 100 के बीच में टोटल 8 ऐसे नंबर होंगे जो 2 और 9 के कॉम्बिनेशन से ही मिलकर बन रहे होंगे। ठीक है, 292 हो गया, 299 हो गया, ऐसे नंबर 922 हो गया। तो टोटल ऐसे नंबर कितने होंगे? 8। ठीक, तो क्लियर करते हैं। अब क्या बोल रहा है? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट 7 इज द यूनिट्स प्लेस। 7 इज इन द यूनिट्स प्लेस। तो 100 और 1000 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जिसकी यूनिट्स प्लेस में 7 होगा? तो अगेन आपने बोला 100 और 1000 के बीच में जो नंबर्स हैं वो 3 डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है, 3 डिजिट नंबर है, मतलब 3 वैकेंट स्पेसेस हैं आपके पास फिल करने के लिए। कितनी वैकेंट स्पेसेस हैं? 3 वैकेंट स्पेसेस हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको बोल दिया कि जो यूनिट डिजिट है उस पर आपको फिक्स करना है भाई कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? तो 7 होना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, तो आपके पास टोटल नंबर कितने होते, टोटल डिजिट्स कितनी होती है जिससे आप नंबर्स फॉर्म करते हो? तो आप बोलोगे 0 to 9 टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होती है 10 डिजिट्स। बट अगर 3 डिजिट का नंबर आपको बनाना है तो फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 0 आ गया तो भाई वहां पर वो 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, 3 डिजिट का नंबर नहीं रह पाएगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो पहली प्लेस पर 0 नहीं आ सकता, और यूनिट्स प्लेस पर हमको क्या फिक्स करना है? 7 फिक्स करना है। तो यहां पर कितने नंबर ऑफ वेज होंगे 7 को फिक्स करने के? सिर्फ एक वे, मतलब यहां पर हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन चाहिए है और वो है 7 का, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए है। ठीक है, अब यहां पर रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं है ये हमें नहीं पता। तो रिपीटिशन अलाउड का भी एक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एक क्वेश्चन हम रिपीटिशन इज नॉट अलाउड का भी करते हैं। आगे तो नहीं लिखा कहीं पर, यहां पर तो नहीं लिखा। ठीक है, ठीक है, तो एक में मैं क्या करता हूं भाई? रिपीटिशन अलाउड, और एक में मैं करता हूं रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो यहां पर आपके पास 7 तो एक जगह फिक्स कर दिया, पहला वाला जो है रिपीटिशन अलाउड का आंसर देंगे हम। और दूसरा वाला हम आंसर देंगे रिपीटिशन इज नॉट अलाउड का। तो भाई जब रिपीटिशन अलाउड होगा तो आप बोल सकते हो कि पहली प्लेस पर कितने नंबर आ सकते हैं। तो आपने भले यहां पर 7 को प्लेस कर दिया है, लेकिन रिपीटिशन अलाउड है तो पहली प्लेस पर 7 भी आ सकता है। तो टोटल कितने नंबर आ सकते हैं? 0 तो नहीं आ सकता, 10 डिजिट्स हैं आपके पास, तो 0 को हटा दो तो कितने बच जाएंगे? 9। देन एक नंबर यहां पर आ गया। अब आपने बोला कि रिपीटिशन अलाउड है, यहां पर कोई भी नंबर आ सकता है और 0 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो आप क्या बोलोगे? यहां पर पूरे की पूरी 10 डिजिट्स पॉसिबल है। तो यहां पर कितने वेज हो जाएंगे? 9 × 10 × 1 यानी कि 90 वेज।
बिकॉज रिपीटिशन अलाउड है, तो मतलब कि 777 भी एक नंबर बन सकता है, 997 भी एक नंबर बन सकता है, 227 भी एक नंबर बन सकता है। ठीक है, सारी जगह सारे नंबर्स पॉसिबल हैं, बस वंस डिजिट पर हमें हमेशा क्या फिक्स करना है, 7, तो वहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, और यहां पर 0 नहीं आ सकता, तो टोटल 10 डिजिट्स होती हैं, बट 0 हटा दो तो 9 डिजिट्स बचती हैं। यहां पर 9 ऑप्शन है हमारे पास पहली वाली 1000 प्लेस को फिल करने के लिए। ठीक, अब मैं बोल रहा हूं रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन अगर अलाउड नहीं है तो आपके पास 3 प्लेसेस हैं, और आपने बोला कि अगर ये प्लेसेस 3 हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो पहली जगह पर तो आपने 7 प्लेस कर दिया। अब 7 और कहीं पर नहीं आ सकता क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो वहां पर 7 नहीं आएगा। ठीक है, मतलब यहां पर 7 आएगा और कहीं पर 7 नहीं आएगा। और पहली जो प्लेस है, जो 1000 प्लेस है, उस पर 0 भी नहीं आ सकता क्योंकि भाई 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो कितनी डिजिट बची भाई, टोटल 10 डिजिट हो सकती हैं। 7 हटा दो और 0 हटा दो, तो कितनी डिजिट बची, 8। उसके बाद आपके पास अब 0 आ सकता है। ठीक है, सिर्फ कौन नहीं आ सकता, एक तो 7 नहीं आ सकता और एक वो डिजिट नहीं आ सकती जो कि यहां पर आ चुकी है। तो अगेन आपको 10 में से 2 डिजिट हटानी है, तो कितनी डिजिट बची, तो बची 8। तो ये हो गया 8 इंटू 8 इंटू 1, यानी कि 64 वेज। तो समझ में आई ये बात। तो आपने क्या बोला यहां पर आपने बोला कि भाई आपके पास 0 to 9 10 डिजिट्स हैं। अगर आपको यहां पर 100 से 1000 के बीच का एक नंबर बनाना है, तो वहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं 3। तो यहां पर आपने बोला कि पहली डिजिट जो है, जो यूनिट्स प्लेस पर होगी, वहां पर 7 को फिक्स कर दो। अब अगर रिपीटिशन अलाउड है तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 10 होती हैं, लेकिन 0 यहां पर नहीं आ सकता, तो बाकी कोई भी डिजिट आ सकती है। तो 9 प्लेसेस हो गई, 9 वेज हो गए, और दूसरे में तो 0 भी आ सकता, तो यहां पर 10 वेज हो गए, तो 9 इंटू 10 आपने 90 वेज कर दिया। उसके बाद अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 7 तो यहां पर फिक्स हो गया, 7 अब कहीं पर नहीं आएगा, और पहली प्लेस पर 0 भी नहीं आएगा। तो टोटल कितने वेज बचे भाई, 7 और 0 को हटा दो तो 8 वेज। सेकंड प्लेस पर 0 आ सकता है, कौन कौन से नहीं आ सकते हैं, तो भाई वो नहीं आ सकता है जो यहां पर आ चुका है, और एक 7 नहीं आ सकता। तो कितने वेज हटा दोगे, 2 हटा दोगे, तो वहां पर भी 8 वेज से आप फिल कर सकते हो। टोटल वेज हो गया 64। तो रिपीटिशन अलाउड नहीं था तो 90 वेज, और रिपीटिशन अलाउड था तो 64 वेज। ये आपके आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, तो अब यहां पर क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4। ठीक है, 0 1 2 और 3 और 4 का यूज करके हमें ऐसे नंबर बनाने हैं जो 1000 से बड़े हो बट 4000 से बड़े ना हो। ठीक है, तो अब यहां पर पहला बोल रहा है रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, रिपीटिशन अलाउड है बोल रहा है। तो ठीक है, अब सबसे पहला देखते हैं भाई क्या करना है। यहां पर 1000 और 4000 के बीच जो भी नंबर बनेगा भाई वो 4 डिजिट का नंबर होगा। ठीक है, तो आपके पास कितनी प्लेसेस हैं फिल करने के लिए, 4 प्लेसेस हैं। इसमें आप बोलोगे कि भाई 0 पहले नहीं आ सकता, 0 जो है वो पहले नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 0 पहले आ गया तो वो 3 डिजिट का नंबर आ जाएगा, 4 डिजिट का नंबर तो बन ही नहीं पाएगा। तो भाई यहां पर आपके पास कितनी डिजिट बची भाई, कितने, ये 1 2 3 4 5 वेज हैं। तो 5 में से एक कम कर दो क्योंकि 0 नहीं आ सकता, तो यहां पर 4 वेज आ जाएंगे। इसके बाद रिपीटिशन अलाउ है, तो इसके बाद की जितनी भी प्लेसेस हैं उसमें 5 डिजिट आ सकती हैं, कोई भी डिजिट आ सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो यहां पर 5 5 एंड 5 तो कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, 4 इंटू 125। तो कितना हो जाएगा भाई, 125 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 4 इज 100 एंड 100 इंटू 4 ये हो जाएगा 500 वेज। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, लेकिन 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 एक बात और भाई, नॉट ग्रेटर देन 4000 भी तो बोला है। यहां पर अगर 4 आ गया, थोड़ी सी गलती हो गई क्या, कि यहां पर अगर 4 आ गया तो भाई बाकी यहां पर नंबर कोई दूसरे रख देते हो आप, जैसे 4 1 2 3 ऐसा नंबर बन गया तो 4000 से ग्रेटर हो जाएगा ना। तो आप यहां पर क्या बोलोगे, यहां पर 0 नहीं आ सकता और 4 नहीं आ सकता, मतलब क्या बोलोगे, 1 10 100 1000 प्लेस पर वी कैन नॉट प्लेस 0 और 4 ऑन द 1000 प्लेस क्यों नहीं कर सकते भाई प्लेस 1000 प्लेस पर, क्योंकि अगर यहां पर आपके पास 0 आपने रख दिया तो ये क्या हो जाएगा,
ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। और अगर 4 रख दिया तो ये 4000 से ग्रेटर नंबर भी बन सकता है। तो यहां पर आप बोलोगे भाई कि 0 और 4 आप नहीं रखोगे तो 3555 ये टोटल नंबर आपके यहां पर आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, मतलब 3 इंटू, उसके बाद कोई से भी नंबर रखो, उसके बाद कोई से भी नंबर रखो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 125 इंटू 3 मतलब कि 375 वेज। यहां पर एट आना चाहिए ना, हाँ। अब यहां पर 375 वेज हैं, लेकिन एक बात हमें यहां पर थोड़ी सी खटक रही है यार, उन्होंने बोला था नॉट ग्रेटर देन 4000, तो 4000 तो उसमें इंक्लूड हो सकता है ना, लेकिन हमने यहां पर 1000 प्लेस में 4 रखा ही नहीं है, तो 4000 तो बन ही नहीं रहा होगा इसमें। तो हमको 375 पर 1 ऐड करना पड़ेगा फॉर 4000। बट एक और बात, यहां पर 1 रख सकते हैं हम, तो 1000 भी तो एक प्लेस बन रही होगी, एक यहां पर जो नंबर है वो 1000 बन रहा होगा। यहां पर क्या बोला है, ग्रेटर देन 1000, 1000 हमको इंक्लूड नहीं करना, उससे बड़े वाले नंबर चाहिए, तो एक 1 आपको माइनस भी करना पड़ेगा। तो यहां पर टोटल हो जाएंगे 375 वेज ही। ठीक है, जो आपका आंसर आया था वो सही था, बस लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि 4000 आपको इंक्लूड करना है तो 1 आपको इंक्लूड, वहां पे 1 ऐड करना पड़ेगा, और 1000 आपको इंक्लूड नहीं करना तो 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आपके वेज कितने आएंगे, 375। ठीक, और दूसरा बोल रहा है रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, तो सेकंड में भाई रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो पहली प्लेस पर कितने नंबर फिल हो सकते हैं, तो 3 हो सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड प्लेस है, यहां पर एक कोई भी डिजिट आ चुकी है, अब 0 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, यहां पर 0 और 4 नहीं आ सकते, इसलिए यहां पर 3 डिजिट लिए मैंने, अब 0 और 4 आ सकते हैं, और 2 और डिजिट बची हुई है, क्योंकि एक डिजिट आई है ना, तो टोटल कितने डिजिट थी अपने पास, 5 थी, उसमें से एक यहां पर आ चुकी है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो यहां के लिए कितनी डिजिट बची, तो 4 बची, देन 3 देन 2। तो यहां पर कितने नंबर ऑफ वेज हो गए, तो आपने बोला 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, कितना हो जाएगा, 3 4 12, 12 इंटू 3 इज 36, 36 इंटू 2 इज 60, और 6 2 12, 72 वेज। ऑब्वियसली यार 36 इंटू 2 ही तो करना था, मैं भी क्या करने लगता हूं। ठीक है, तो यहां पर कितने नंबर ऑफ वेज हो गए, 72 वेज हो गए, जिसमें कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है नंबर्स का, डिजिट्स का। ठीक है, तो क्या बोला था इस क्वेश्चन में, बोला था भाई कि हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4। तो हमने बोला भाई कि रिपीटिशन अलाउड है, इफ रिपीटिशन इज अलाउड देन पहली जो प्लेस है, क्योंकि यहां पर हमें 4 से ग्रेटर नहीं चाहिए 4000 से, तो यहां पर 4 नहीं आ सकता और 0 भी नहीं आ सकता, क्योंकि भाई हमें 4 डिजिट का नंबर चाहिए। तो आपने बोला कि पहली प्लेस पर 3 आ सकते हैं, उसके बाद 5 5 एंड 5 आ सकते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 375 वेज। इसके बाद आपने देखा भाई कि 4000 को इंक्लूड करना है तो एक आपने ऐड किया, और 1000 को इंक्लूड नहीं करना है तो एक आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, टोटल वेज वैसे के वैसे 375 ही आए। ठीक, अब जब रिपीटिशन अलाउड नहीं था तो पहली प्लेस को फिल करने के लिए अगेन आपके पास 3 डिजिट्स हैं, देन एक डिजिट यहां पर आ गई तो उसको प्लेस करने के लिए 4 है, इसको प्लेस करने के लिए 3, देन 2, सबको मल्टीप्लाई किया, 72 वेज आपके आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओके 2 प्लेस, हाँ ठीक है, 2 क्वेश्चन चले गए थे उधर। फॉर अ सेट ऑफ 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस नो स्टूडेंट हैज रिटन ऑल करेक्ट आंसर्स। भाई 5 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, और किसी भी स्टूडेंट ने, सब स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने एक भी आंसर, मतलब एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने पांचों आंसर कैसे लिखे हो, सही लिखे हो। ठीक है, एंड नो टू स्टूडेंट्स हैव गिवन द सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर्स, और किन्हीं भी 2 स्टूडेंट का सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर भी नहीं है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास फॉर दिस टू बी पॉसिबल। तो भाई हम यहां पर देखते हैं कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज होते हैं इसको आंसर करने के, और क्योंकि किसी का भी आंसर सेम नहीं है इसलिए जितने नंबर ऑफ वेज आएंगे उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, तो ये चीज पहले ही लिख दो आप, एज नो टू स्टूडेंट्स हैव रिटन या हैज रिटन
ऑल करेक्ट आंसर्स देयरफॉर जितने नंबर ऑफ आपके वेज हैं क्वेश्चंस के आंसर देने के, वो इक्वल है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से, क्योंकि जितने स्टूडेंट होंगे, जितने नंबर ऑफ वेज होंगे, वो डिफरेंट 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 स्टूडेंट्स उसको हर एक वे को आंसर किया होगा, उनने हर एक वे उसमें से आया होगा। ठीक है, जैसे मैं बोलता अगर कि भाई यहां पर आपके पास ट्रू और फॉल्स के दो क्वेश्चंस हैं, तो या तो एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा, दोनों फॉल्स होंगे, एक ट्रू होगा दूसरा भी ट्रू होगा, एक फॉल्स होगा दूसरा ट्रू होगा। तो यहां पर नंबर ऑफ वेज कितने हो जाते हैं? चार नंबर ऑफ वेज से आप दो क्वेश्चंस के ट्रू और फॉल्स को आंसर कर सकते हो। तो यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होते हैं? अगर सबने डिफरेंट आंसर किया तो चार ही स्टूडेंट होते, तभी आपके पास सारे डिफरेंट आंसर आते। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग जो है वो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स के इक्वल होगा। अब आप क्या बोलोगे, यहां पर आपके पास टोटल कितने 5 क्वेश्चंस हैं, तो 5 जो सेट्स हैं, हर का जो आंसर है वो क्या हो सकता है? या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स। तो यहां पर भी 2 प्लेसेस 2 प्लेसेस 2 2 एंड 2, सबके 5 जो क्वेश्चंस हैं उनके पास हर एक क्वेश्चन के पास दो दो चॉइसेस हैं। हर एक आंसर को फिल करने के लिए आपके पास दो नंबर ऑफ वेज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 5 यानी 32 वेज। बट यहां पर एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि फॉर अ सेट ऑफ 5 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन नो स्टूडेंट हैज रिटन ऑल करेक्ट आंसर्स। सारे करेक्ट आंसर्स नहीं लिखे किसी भी स्टूडेंट ने। तो आपने बोला कि इसमें से एक वे ऐसा भी होगा जिसमें सारे करेक्ट आंसर्स आ रहे होंगे। तो आप यहां पर बोलोगे एज नो वन हैज रिटन ऑल करेक्ट आंसर्स, देखो 32 माइनस 1 करना पड़ेगा तो हो जाएगा 31 वेज। 31 वेज हो जाएंगे, क्योंकि भाई किसी भी एक स्टूडेंट ने सारे सही आंसर नहीं लिखे और सारे सही आंसर का सिर्फ एक ही वे होगा, एक ही सीक्वेंस होगा, तो उसको आपको इन 32 में से माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो थे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के इक्वल है, तो 31 वेज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो भी हो जाएंगे 31, क्योंकि भाई यहां पर सबने क्या किया है? अलग 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 आंसर दिया है। क्लियर है बात? तो क्या बोला क्वेश्चन में कि भाई एक 5 ट्रू और फॉल्स सेट मतलब क्वेश्चंस का सेट है और सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने एक ने भी सही आंसर दिया हो। तो अगर सबने डिफरेंट आंसर दिए तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे? मैक्सिमम। तो आपने बोला कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ वेज यहां पर हो रहे हैं? तो 2 की पावर 5 मतलब 32 वेज हो रहे हैं। और आपने बोला कि भाई किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है तो 32 माइनस 1 कर दो, क्योंकि एक वे ऐसा भी होगा जिसमें सारे आंसर सही हो जाएंगे। तो उसको आपने माइनस किया तो 31 वेज हो गए। और इतने ही आपके स्टूडेंट्स भी होंगे, क्योंकि भाई सबने डिफरेंट आंसर दिया, तो जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ वेज होंगे वो सब वहां पर हर एक स्टूडेंट को काउंट करवाएंगे अपन को। ठीक है, तो यहां पर टोटल कितने वेज हो गए? 31, और 31 ही स्टूडेंट भी हो गए क्योंकि सबने डिफरेंट आंसर दिया है। आगे, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000? कितने नंबर हैं भाई 1000 और 100 के बीच में, सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स इज 7? ओके, तो यहां पर वो बोल रहे हैं कि भाई कितने ऐसे नंबर्स हैं 1000 और 100 के बीच में जिनमें कि उनकी जो डिजिट है कम से कम एक डिजिट ऐसी है जो कि कैसी है? 7 है। ठीक है, एक डिजिट 7 होनी चाहिए। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? हम ऐसा करते हैं भाई, नंबर ऑफ या total numbers having at least one of their digits equal to 7। ये हम बोल सकते हैं भाई जितने भी टोटल नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स बिटवीन 100 and 1000
इससे अगर मैं माइनस कर दूं उन नंबर्स को जिसमें 7 आते ही नहीं है, ठीक है, माइनस टोटल नंबर्स नॉट हैविंग 7 एट एनी प्लेस। मतलब कि मैं अगर ये निकाल लूं कि भाई 100 और 1000 के बीच में कितने टोटल नंबर्स बन रहे हैं, और उसके बाद उससे माइनस कर दूं उन नंबर्स को जिसमें 7 नहीं आ रहा है, तो मेरे पास वो नंबर्स आ जाएंगे जिसमें कम से कम एक 7 तो आएगा ही आएगा। सारे 7 वाले भी आएंगे, एक 7 वाले भी आएंगे, सारे वो नंबर मिल जाएंगे जिनमें 7 आ रहा है, ठीक है। तो मैं बोलता हूं टोटल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 कितना होगा? तो भाई कितने डिजिट के नंबर बन रहे हैं यहां पर? तो 3 डिजिट के नंबर बन रहे हैं सारे। लास्ट नंबर कौन सा इंक्लूड होगा? तो 999 इंक्लूड होगा। 3 डिजिट के नंबर हैं यहां पर, तो आपके पास 3 प्लेसेस हैं। और टोटल डिजिट्स कितनी है? तो 0 to 9 डिजिट्स कितनी होती हैं भाई? 0 to 9 10 डिजिट्स होती हैं। अब आप बोलोगे अगर 0 to 9 10 डिजिट्स हैं तो पहली प्लेस पर 10 आ जाएंगी, लेकिन नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि अगर आपने 100 प्लेस पर 0 रख दिया तो वो 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। इसलिए पहली प्लेस पर 9, उसके बाद 10 एंड उसके बाद 10 डिजिट आ सकती हैं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। टोटल नंबर पूछा भाई, वो उसमें रिपीट भी होगा नहीं भी होगा, सब कुछ आ जाएंगे, ठीक। तो यहां पर कितने नंबर ऑफ वेज हो गए? तो 9 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 900। टोटल कितने नंबर हो गए? 900। अब यहां पर आप बोलोगे not having 7 at one's place, at any place, total numbers not having 7, तो 7 अपन को नहीं चाहिए, ठीक है। तो कितनी डिजिट बची? अब 0 to 9 होती है 10 डिजिट, बट 7 को हटा दो उसमें से, तो कितनी डिजिट बची? तो बची आपके पास 9 डिजिट। तो यहां पर भी 3 डिजिट नंबर्स हैं, बट पहली वाली प्लेस पर 0 to 9 एक्सक्लूडिंग 7, तो कितनी डिजिट हो जाएंगी? यहां पर हो जाएंगी 9 डिजिट्स। बट पहली प्लेस पर 0 भी नहीं आ सकता, तो भाई वहां पर आने के लिए अब कितनी डिजिट बची? टोटल 9 थी, यहां पर आ सकते हैं 8 डिजिट, देन 9। तो आप बोलोगे 72 इंटू 9 मतलब कि कितना हो जाएगा भाई? 72 इंटू 9 648 वेज, ठीक है। तो ये आ गया 648 वेज या 648 नंबर्स। तो अब यहां पर आपके पास वो नंबर आ गया जिसमें 7 नहीं है, और वो नंबर आ गया जिसमें मतलब टोटल नंबर भी आ गए। तो अब आप बोलोगे जिसमें 7 है, नंबर ऑफ नंबर्स कंटेनिंग 7, तो वो हो जाएगा भाई टोटल वेज थे 900, उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा कितना? 648 वेज। 648 वेज, 648 नंबर्स एक्चुअली। तो कितना हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा भाई आपका 10 में से 8 जाएगा तो 2, देन 9 में से 4 जाएगा तो 5, देन 8 में से 6 जाएगा तो 2। तो टोटल कितने नंबर्स आ गए? 252 नंबर्स ऐसे होंगे जिनमें एटलीस्ट एक 7 तो आएगा ही आएगा। क्लियर है ये? तो क्या किया इस क्वेश्चन में आपने? शुरुआत से देखते हैं हमको बोला गया था भाई कितने ऐसे नंबर हैं 100 और 1000 के बीच में कि उनकी कम से कम एक डिजिट जो है वो 7 तो है। तो हमने बोला ठीक है निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम इसमें बोलते हैं कि हम अगर टोटल नंबर निकालें 1000 और 100 के बीच में, और उससे हम माइनस कर दें उन नंबर को जिनमें एक भी 7 नहीं है, तो हमारे पास वो नंबर्स आ जाएंगे जिनमें कम से कम एक 7 तो होगा। तो आपने बोला बिल्कुल सही है सर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? टोटल नंबर कितने हो जाएंगे बिटवीन 100 एंड 1000? तो 3 डिजिट का नंबर होंगे ये, इसमें पहले डिजिट जो है 0 to 9 टोटल भाई 10 डिजिट्स होती है, लेकिन 0 जो है वो पहली प्लेस पर नहीं आ सकता, तो यहां पर 9 डिजिट्स आ सकती है। उसके बाद 10 एंड देन 10 मल्टीप्लाई किया तो 900 हो गई। और
जो 7 है उनको इंक्लूड नहीं करने वाली डिजिट्स कितनी होगी, तो भाई अपन ने 0 to 9 टोटल कितनी होती है 10 डिजिट्स, उसमें से 7 को हटा दिया तो हमारे पास बची 9 डिजिट्स, लेकिन पहली प्लेस पर अगेन 0 नहीं आएगा तो यहां पर 8 आ सकती है, देन 9, तो टोटल हो गए 648 नंबर्स। आपने 900 में से 648 को माइनस कर दिया तो 252 ऐसे नंबर्स मिले जिसमें 7 होगा। क्लियर है? अब क्या बोला है ना, क्लास दे रहा 27 बॉयज एंड 14 गर्ल्स। ठीक, एक क्लास में 27 लड़के हैं, 14 लड़कियां हैं। द टीचर वांट्स टू सेलेक्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास इन अ फंक्शन। इन हाउ मेनी वेज कैन द टीचर मेक दिस सिलेक्शन? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको तो सोचने की जरूरत भी नहीं है। आपको पता है कि भाई जो सिलेक्शन करना है उसको, जो टीम बनानी है वो 2 लोगों की है, एक बॉय और एक गर्ल सेलेक्ट करनी है। तो 27 में से एक बॉय सेलेक्ट होगा तो 27 वहां पर नंबर ऑफ सिलेक्शंस हैं उनके पास अवेलेबल, 27 चॉइसेस अवेलेबल हैं, और गर्ल्स के लिए 14 चॉइसेस अवेलेबल हैं। तो 27 इंटू 14 आपका आंसर हो जाएगा। कितना होता है भाई 27 इंटू 14? तो आप बोलोगे 7 4 28, 7 1 7 और 2 9, हो जाएगा 28, हो जाएगा 8 9 8 कितना होता है 17, ये 378 वेज। तो टोटल आ गया आपका 378 वेज जिसमें उस टीम को वो सेलेक्ट कर सकते हैं अगर उनके पास टोटल 27 सिलेक्शन के लिए अवेलेबल बॉयज हैं एंड 14 गर्ल्स। ऑप्शंस ध्यान में देना है बस, यहां पर भाई 2 प्लेसेस को फिल करना है, एक लड़का चाहिए एक लड़की चाहिए। तो 27 में से कोई एक लड़का यहां पर पहली प्लेस को फिल कर सकता है और दूसरी प्लेस को 14 में से कोई एक लड़की फिल कर सकती है। क्लियर है? दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 378 वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम गोवा टू बॉम्बे देयर आर 2 रूट्स एयर एंड सी। फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली देयर आर 3 रूट्स एयर रेल एंड रोड। भाई पहले 2 रूट्स हैं, देन कितने रूट्स हैं 3 रूट्स हैं। बढ़िया। फ्रॉम गोवा टू दिल्ली वाया बॉम्बे, मतलब अगर किसी को गोवा से दिल्ली जाना है बॉम्बे होते हुए तो कितने काइंड ऑफ रूट्स वो फॉलो कर सकता है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार। ठीक है, इसको अगर मैं देखूं यहां पर तो आप बोलोगे कि गोवा से बॉम्बे जाने के लिए 2 रूट्स है, तो आपको पहले पहुंचना है गोवा से बॉम्बे। ठीक है, एयर से जा सकते हो या फिर सी से जा सकते हो। उसके बाद यहां पर बॉम्बे पहुंच गए आप, और बॉम्बे से आपको कहां जाना है दिल्ली, तो उसके लिए आपके पास 3 रूट्स हैं। तो कितना हो जाएगा भाई, बॉम्बे से दिल्ली जाओगे तो आपके पास 3 रूट्स एयर सी एंड रेलवे। पहुंच आप दिल्ली रहे हो, ठीक है, या फिर यहां से भी एयर सी एंड रेलवे, आपको पहुंचना दिल्ली ही है। तो टोटल कितने वेज हो गए 1 2 3 4 5 6, ऐसा हम समझ सकते हैं। वरना शुरुआत में ही आपको मैंने बताया था जब आपने सबसे पहला लेक्चर देखा था एनसीईआरटी का, तो यहां पर भाई टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, एक चीज करने के 2 वेज हैं, दूसरी चीज करने के 3 वेज हैं, तो टोटल वेज हो गया 6 वेज। m इंटू एन वेज होते हैं भाई। अगर एक काम करने के m वेज हैं एंड साइमल्टेनियसली दूसरा काम करने के n वेज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाते हैं m इंटू एन, मतलब कि 2 इंटू 3 यानी कि 6 वेज। क्लियर है ये बात? तो यहां पर इसका आंसर आएगा भाई 6 वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, तो हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स आर देयर। हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स आर देयर। तो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। आपको चाहिए 3 डिजिट के नंबर्स बनाना और सारे के सारे कैसे होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर एक बात बताओ, आपके पास टोटल कितने डिजिट्स होती हैं जिससे आप नंबर्स को प्लेसेस को फिल कर सकते हो। तो वो होती है 0 to 9, टोटल डिजिट्स होती हैं 10। टोटल डिजिट्स होती हैं आपकी 0 to 9 एंड वो डिजिट होती हैं 10 डिजिट्स। ठीक है, अब 10 डिजिट्स हैं आपके पास, आपको फिल करना है इसको। तो भाई पहली प्लेस पर क्या पूरी की पूरी 10 डिजिट आ सकती है क्या? नहीं। तो अभी तो बहुत ही सिंपल सा एक लॉजिक हो चुका कि पहली प्लेस पर 0 नहीं आएगा यार। ठीक, तो वहां पर कितनी डिजिट आ सकती है 9 डिजिट्स। उसके बाद रिपीटिशन अलाउड है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। चारों 5 5 मतलब तीनों डिजिट है, 5 5 5 बन जाए, 4 4 4 बन जाए, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सारे डिजिट जो है वो रिपीट कर सकती हैं। तो सेकंड प्लेस पर आने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हो गए, तो वहां पर आने के लिए आपके पास 10 डिजिट्स हो गई। 0 आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हमको बनाना है ऑड नंबर, और ऑड नंबर बनाने के लिए जो लास्ट डिजिट है
वो इवन नहीं होनी चाहिए। तो मतलब आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से बचे, तो 1 3 5 7 एंड 9, मतलब कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5। तो लास्ट प्लेस पर कितने डिजिट आ सकती हैं, तो 5 डिजिट आ सकती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, तो 9 इंटू 10 इंटू 5 यानी कि 450 वेज। तो बात समझ में आई कि क्या बोला मैंने यहां पर, तो मैंने यहां पर बोला कि अगर आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है और ऑड नंबर बनाना है, तो सबसे पहले हमने देखा कि 3 डिजिट है, मतलब 3 प्लेसेस हैं आपके पास, तो वहां पर फिल करने के लिए आपके पास टोटल डिजिट होती है 10, 0 से लेके 9 तक। लेकिन जो अपना 100 प्लेस है वहां पर आप 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर वहां पर 0 रख दिया तो ये 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो वहां के लिए कितने ऑप्शंस बचे, 9 ऑप्शंस, क्योंकि 0 हटा दिया आपने। उसके बाद दूसरी जगह पर आप कोई सा भी नंबर रख सकते हो, तो वहां के लिए आपके पास 10 ऑप्शंस आ गए। देन लास्ट डिजिट पर आपने देखा कि ऑड नंबर बनाना है, मतलब कि उसकी एंडिंग कैसे हो सकती है, तो 1 से 3 से 5 से 7 से 9 सारे ऑड नंबर से। तो कितने ऑड नंबर्स होते हैं भाई, कितनी ऑड डिजिट्स होती हैं, तो वो 5 होती हैं। तो वहां पर फिल करने के लिए 5 ऑप्शंस हो गए, सबको मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 450 वेज। तो इतने ऑड नंबर्स आएंगे आपके पास 3 डिजिट के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ऑड नंबर्स लेस देन 1000 can be formed by using the digits 0 3 5 7 when repetition of digit is not allowed। अब लेस देन 1000 बोल रहा है, तो लेस देन 1000 डिजिट जो होंगी, या मतलब कितने डिजिट के नंबर होंगे, तो या तो होगा 3 डिजिट नंबर, या होगा 2 डिजिट नंबर, या फिर होगा 1 डिजिट नंबर। ये सारे नंबर जो होंगे ये 1000 से कैसे होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। और हमको बनाना है यहां पर 3 डिजिट नंबर जो कि ऑड हो, और यूज करना है हमें क्या, यूज करना है 0 3 5 एंड 7। तो आपके पास टोटल डिजिट है यूज करने के लिए 4, बट यहां पर पहली प्लेस पर 0 नहीं आ सकता। तो यहां पर कितनी डिजिट आ सकती हैं, तो 4 डिजिट आ सकती हैं। उसके बाद यहां पर कितनी डिजिट आ सकती हैं, तो यहां पर आ सकती हैं 3 डिजिट्स। 3 डिजिट्स क्यों बोला मैंने, 3 नहीं, यहां पर अब क्या होगा एक्चुअल में, ध्यान देना थोड़ा सा, 4 डिजिट टोटल है, ठीक है। तो पहली प्लेस पर 4 नहीं आ सकती, पहली प्लेस पर 3 डिजिट आ सकती हैं। क्यों, क्योंकि 0 नहीं आएगा, 0 आप फर्स्ट प्लेस पर नहीं लाओगे, वरना ये 3 डिजिट का नंबर नहीं बन जाएगा, 2 डिजिट का नंबर रह जाएगा, ठीक। तो यहां पर 3 डिजिट आ सकती हैं, या तो 3 या तो 5 या तो 7, क्योंकि आपके पास टोटल कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं। इसके बाद आपने बोला कि 3 5 7 में से अगर 3 यहां पर आ चुकी हैं, तो अब कितनी बची, 3 में से कोई एक यहां पर आ चुकी है, तो आपके पास कितनी डिजिट बची, 2 डिजिट बची। और क्योंकि आपको एक ऑड नंबर बनाना है, तो उसका एंड जो होगा वो कभी भी 0 से नहीं हो सकता, तो वहां पर भी आपके पास 3 5 और 7 में से ही कोई एक डिजिट आनी चाहिए। लेकिन उनमें से एक डिजिट तो पहले यहां पर आ चुकी है, 3 में से एक यहां पर आ चुकी है, तो कितने बचे आपके पास, 2। तो लास्ट प्लेस को फिल करने के लिए 2 ही ऑप्शन है। अब टोटल 4 नंबर थे, एक यहां पर आ चुका है, एक यहां पर आ चुका है, तो भाई बीच वाली प्लेस को फिल करने के लिए कितने बचे, तो 2 ही ऑप्शंस बचे। अब वहां पर 0 भी आ सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहां पर कितने ऑप्शंस बचे, 2, तो मतलब टोटल कितने वेज हो गए, 3 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कि 12 वेज। इसके बाद 2 डिजिट नंबर बनाना है, तो भाई 2 डिजिट नंबर अगर बनाना है तो पहली प्लेस पर भी 0 नहीं आ सकता, दूसरी प्लेस पर भी 0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर इन दोनों में से कहीं पर, अच्छा याद रखना यहां पर रिपीटिशन अलाउड नहीं है ना, इसलिए अपन कम करते जा रहे हैं। साफ साफ यहां पर बोला है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, अगर एक यहां पर आ गया तो यहां पर सिर्फ 2 ही बचाए। अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो यहां पर कितनी भी डिजिट आ सकती थी भाई, ठीक है। अब 2 डिजिट का नंबर बनाना है, तो आपको ये पता है कि अगर पहली डिजिट पर 0 आ गया तो ये सिंगल डिजिट का नंबर रह जाएगा, और दूसरी डिजिट पर 0 आ गया तो ये इवन बन जाएगा, ऑड नहीं रह जाएगा। मतलब दोनों में से कहीं पर भी 0 नहीं आ पाएगा। तो यहां पर आपके पास सिर्फ टोटल कितनी डिजिट बची, 3 डिजिट्स। पहली प्लेस पर 3 डिजिट आ सकती हैं, 3 5 और 7 में से कोई से भी, और दूसरी प्लेस पर 2 डिजिट आ सकती है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 3 इंटू 2 यानी कि 6 वेज। अब 1 डिजिट का नंबर बनाना है, तो भाई वहां पर भी 0 नहीं आ सकता। कौन कौन से नंबर आएंगे, या तो 3 बनेगा, या तो 5 बनेगा, या तो 7, मतलब टोटल कितने वेज हो गए, 3 वेज।
तो सबको मिलाकर 1000 से छोटे कितने आपके पास 0, 3, 5 और 7 को यूज करके ऑड नंबर्स बन रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आप बोलोगे तो सबको ऐड कर दो। तो यहां पर हो जाएगा, पहले था 12, देन 6, देन 3, तो 12 प्लस 6 18 प्लस 3 21 वेज। तो कितने नंबर ऑफ वेज आ रहे हैं? 21 वेज। क्लियर है? तो कैसे किया इसको आपने? तो यहां पर आपको बोला भाई हाउ मेनी ऑड नंबर्स लेस देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट 0, 3, 5, 7। तो आपने देखा कि टोटल 4 डिजिट हैं आपके पास और आपको इससे छोटा नंबर बनाना है, तो 3 डिजिट का नंबर भी इससे छोटा होगा, 2 डिजिट का नंबर भी इससे छोटा होगा और 1 डिजिट का नंबर भी इससे छोटा होगा। तो आपने बोला 3 डिजिट का नंबर कौन सा बनेगा भाई? तो यहां पर 3 प्लेसेस है, लेकिन पहली प्लेस पर 0 नहीं आ सकता क्योंकि वो फिर 3 डिजिट का नंबर नहीं रह जाएगा, और लास्ट प्लेस पर भी 0 नहीं आ सकता क्योंकि वो ऑड नहीं रह जाएगा। पहली प्लेस पर आपके पास ऑप्शन बचे 3, 5 या 7 में से, मतलब तीन नंबर्स में से। तो यहां पर 3 डाल दिया आपने। उसके बाद यहां पर भी आपको 3, 5 और 7 में से किसी 2 नंबर को आप बिठा सकते हो, क्योंकि एक तो पहले से बैठ चुका है और 0 भी बैठेगा नहीं, तो वहां पर 2 डाल दिया। अब बचे आपके पास एक यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया, टोटल 4 डिजिट थी। कितने डिजिट बची? 2 डिजिट। यहां पर कोई सा भी नंबर आ सकता है बीच में, तो वहां पर 2 डाल दिया आपने। मल्टीप्लाई किया तो कितने वेज होंगे? 12 वेज। 2 डिजिट के नंबर पे आए भाई, तो ना तो 0 फर्स्ट प्लेस पर ना तो सेकंड प्लेस पर आ सकता था, क्योंकि फर्स्ट पर आएगा तो 2 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा और सेकंड पर आएगा तो ऑड नहीं रहेगा। तो आपके पास 3 ही डिजिट बची खेलने के लिए, पहली प्लेस को ऑक्यूपाई करने के लिए 3 डिजिट, उसके बाद रिपीटिशन अलाउड नहीं, इसलिए दूसरी प्लेस को ऑक्यूपाई करने के लिए 2 डिजिट। मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 6। इसके बाद एक डिजिट नंबर, तो भाई वो भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो तो एक भी डिजिट नहीं है। तो यहां पर 3, 5 और 7, और वैसे भी वो ऑड है, ऑड नहीं है, ठीक है। अगर डिजिट आप उसको काउंट करो तो वो ऑड नहीं है, ठीक। 3, 5 और 7 यहां पर 3 वेज हो गए, तो आपने इनको और इनको तीनों को ऐड किया, टोटल नंबर ऑफ वेज है 21 वेज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिस्टिंक्ट टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 चिल्ड्रंस। तो 5 चिल्ड्रंस है आपके पास, 5 चिल्ड्रन है आपके पास, और उनके बीच में आपको 8 डिस्टिंक्ट टॉयज बांटने हैं, ठीक है। तो आपके पास टॉयज कितने हैं भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब पहले टॉय को बांटने के लिए आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, 5 बच्चे हैं तो आप किसी को भी एक को दे सकते हो। दूसरे टॉय को बांटने के लिए भी 5 ऑप्शन है। ऐसा तो है नहीं भाई कि अगर एक को दे दिए तो दूसरे को नहीं दोगे, ठीक है। दूसरा वाला भी, सब सारे टॉयज एक को दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहां पर नहीं लगाया हुआ है। तीसरे के पास भी 5 ऑप्शन, फिर 5 ऑप्शन, फिर 5 ऑप्शन। हर टॉय के लिए 5 बच्चे आपके पास हैं, किसी भी एक को आप दे सकते हो, ठीक है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 5 की पावर 8 वेज। तो आपने यहां पर यह देखा कि भाई हर टॉय को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके पास 5 बच्चों के ऑप्शंस हैं। यहां पर फर्स्ट टॉय लेने के लिए भी 5 बच्चे अवेलेबल है, दूसरे के लिए भी 5 है, तीसरे के लिए भी 5 है, टोटल 8 टॉय है। तो सबके लिए कितने बच्चे अवेलेबल है? 5 बच्चे, ठीक है। मतलब ऐसा भी कर सकते हो कि 8 उठाकर एक ही बच्चे को दे दिया, वो भी पॉसिबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 5 की पावर 8 वेज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 20 बॉल्स कैन पुट इनटू 5 बॉक्सेस। अब आपके पास 20 बॉल्स हैं और उसको आपको पुट करना है 5 बॉक्सेस में, सो दैट फर्स्ट बॉक्स कंटेन्स जस्ट 1 बॉल। आपको बोला जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें सिर्फ एक ही बॉल आए, तो फर्स्ट बॉक्स के पास एक बॉल देने के लिए कितने नंबर ऑफ वेज हो गए? तो 20 वेज हो गए भाई। 20 बॉल्स में से कोई सी भी एक बॉल जो है वो फर्स्ट बॉक्स में आ सकती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास टोटल कितनी बॉल्स बची? तो 19 बॉल्स बची। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। इतनी सारी बॉल्स बची और हर बॉल के पास कितने बॉक्सेस का ऑप्शन है? तो पहली बॉल जो है वो 4 बॉक्सेस में जा सकती है, दूसरी बॉल भी 4 में से किसी भी एक बॉक्स में, 4, 4 अप टू 19। तो यहां पर आपने बोला कि भाई जो सारी 19 बॉल्स हैं वो किन्हीं भी 4 में से किन्हीं भी एक बॉक्स में जा सकती है, बस जो पहला वाला बॉक्स है उसमें नहीं जा सकती हैं क्योंकि उसमें कोई एक बॉल आएगी और वो आ चुकी है। तो हमने बोला कि 20 वेज है पहले बॉक्स को फिल करने के, और उसके बाद टोटल कितने वेज है आपके पास? तो आपने बोला 20 फॉर फर्स्ट बॉक्स एंड 4 की पावर 19 फॉर अदर बॉक्सेस।
तो टोटल ये आपका आंसर हो गया, इसको आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इतना ही आपका आंसर है कि 20 वेज पहले बॉक्स को फिल करने के लिए एंड 4 की पावर 19 वेज बाकी सारे बॉक्सेस को फिल करने के लिए, जस्ट लाइक वैसे जैसे कि हमने इससे पहले डिस्ट्रीब्यूट किए थे किड्स के बीच में अपने टॉयज। ठीक है, क्लियर है? इसको क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं। तो भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड फैक्टोरियल नोटेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे आपके आरडी शर्मा के, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, हर टाइप के क्वेश्चंस तो हमने कवर किए, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो आप कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। आपके लिए डाउट के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से फॉलो कर रहे हो भाई? तो पहले मैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस बताता हूं, उसको आपको देखना है, देन फिर आरडी के जो सॉल्यूशंस करवा रहा हूं वो आपको देखना है, एंड देन इसी टाइप से पूरी अपनी जो एक्सरसाइज है, पूरे जो अपना चैप्टर्स है उनको आपको वैसे ही खत्म करना है। इससे आपका 11th का मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आपको अगर सारे वीडियोस टाइम पर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको देख लेते हो, दोबारा भी सर्च करके देख लेते हो तो बहुत अच्छा है भाई, आप तेज हो। अगर नहीं मिल पाते हैं, कोई दिक्कत होती है दोबारा ढूंढने में, तो magnetbrains.com पर जाओ। जैसे ही जाओगे सारे क्लासेस का ऑप्शन खुल जाएगा, क्लास 11 पर क्लिक करो। जैसे ही क्लास 11 पे क्लिक करोगे वहां पे सारे टीचर्स के वीडियो आ जाएंगे, तो मैं वहां पर हूं भाई, ये रहा। तो मैथ्स आरडी शर्मा पे आप जाकर क्लिक करना, तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर मिल जाएंगे। आप देखो, ढूंढो भाई, जो सा भी वीडियो आपको लगता है कि आपको देखना है, दोबारा से रिविजन करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वहां पर वो मिल जाएगा। उसको जैसे वहां पर क्लिक करोगे वहीं वो प्ले हो जाएगा, और मैं देखो ये पढ़ा रहा हूं मस्त, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो भाई अच्छी लग रही है अगर ये सीरीज, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से, तो लाइक कर दो इसको, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त, यार के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम है, दिन रात मेहनत करती है और वीडियोस बनाती रहती है आपके लिए, तो इतना तो आपके साइड से भी बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।